हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे रिलेवेंसी ऑफ द जजमेंट ऑफ कोर्ट्स, यानी न्यायालय के जो निर्णय हैं उनकी सुसंगतता के बारे में कि न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं। जब हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पढ़ते हैं तो इसके सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 38 में न्यायालयों के निर्णयों की रिलेवेंसी के बारे में बताया गया है। एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 40 से लेकर 44 में न्यायालयों के निर्णयों की रिलेवेंसी के बारे में बताया गया है, जिनका हम आज विवेचन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 40 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की वर्तमान धारा 34, जिसमें बताया गया है कि प्रीवियस जजमेंट रिलेवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल, यानी द्वितीय वाद या विचारण के वारणात पूर्ण निर्णय सुसंगत है। ये जो सेक्शन है वो हमको प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा के बारे में बताता है, यानी प्रांग न्याय के सिद्धांत के बारे में बताता है। ये सेक्शन बताता है कि कोई ऐसा जजमेंट, कोई ऐसा ऑर्डर या कोई ऐसी डिक्री का एग्जिस्टेंस जो किसी न्यायालय को किसी वाद या विचारण से रोकता हो, रिलेवेंट है, सुसंगत है। जब कभी न्यायालय के सामने यह प्रश्न खड़ा होता है कि क्या न्यायालय को ऐसे मामले का, ऐसे वाद का कॉग्निजेंस लेना चाहिए या उसकी ट्रायल करना चाहिए, तो ऐसा अगर कोई निर्णय पहले से मौजूद है वो रिलेवेंट माना जाएगा उन परिस्थितियों में कि न्यायालय इस मामले का विचारण ना करे। यह जो सिद्धांत है धारा 34 में जो दिया गया है, यह प्रांग न्याय का सिद्धांत है। प्रांग न्याय का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत होता है जिसके अनुसार कोई सक्षम न्यायालय, कॉम्पिटेंट कोर्ट ने किसी मामले का विचारण किया हो, उसके पहले वाले मामले में वही पक्षकार हों जो बाद वाले मामले में हैं, उनके बीच में जो विवादक तथ्य हैं या झगड़े के जो बिंदु हैं, फैक्ट एंड इशूज हैं, वो फैक्ट एंड इशूज सेम हैं बाद वाले मामले में भी, पहले वाले मामले में भी, और कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा उस मामले का अंतिम रूप से निराकरण कर दिया गया है, जजमेंट दे दिया गया है, तो न्यायालय उन्हीं बात विषय पर उन्हीं पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में दूसरे बात का विचारण नहीं करेगा। इसको हम प्रांग न्याय का सिद्धांत कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब सक्षम न्यायालय ने एक बार सक्षम पक्षकारों के बीच उनके समस्त बात बिंदुओं का निराकरण कर दिया हो, अंतिम फैसला दे दिया हो, तो उसी मामले का विचारण न्यायालय दोबारा से नहीं करेगा। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। तो प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा का जो सिद्धांत है, जब हम सिविल प्रक्रिया संहिता पढ़ते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ते हैं, तो उसकी धारा 11 में ये सिद्धांत दिया गया है। जब हम दंड प्रक्रिया संहिता पढ़ते हैं तो उसके धारा 300 में यह सिद्धांत दिया गया है। जब हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 20(2) में दोष सिद्धि से संरक्षण दिया गया है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जेओपार्डी का जो सिद्धांत है वो हमारे आर्टिकल 20(2) में है, दंड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 300 में है, और हमारी सीपीसी जो है 1908 उसके सेक्शन 11 में दिया गया है। यह जो सिद्धांत है यह इस लैटिन उक्ति पर आधारित है कि नेमो डेप्ट लिस वेक्सारी प्रो ऊना एडम कोजा, यानी कोई भी व्यक्ति एक ही वाद हेतु के लिए दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिए। एक उक्ति और है कि इंटेस्ट रिपब्लिका अस सिट फिनिश्ड लिटियम, यानी राज्य का हित इसमें है कि वादों का अंत होना चाहिए। यह जो सिद्धांत है वो बताता है कि वादों की बहुलता को रोकना चाहिए। वर्तमान में ये वास्तविकता है कि न्यायालय में वाद बहुत अधिक मात्रा में, लाखों की संख्या में पेंडिंग है,
और फिर हम इस एक मामले को एक बार निपटा चुके हैं उसको दोबारा से सुने, ये न्याय हित में नहीं होगा। तो यह जो सिद्धांत है ये जो बताता है कि सक्षम पक्षकारों के बीच अगर किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा और वाद का अंतिम रूप से निराकरण कर दिया गया है, उनके वाद प्रश्न भी वही हैं जो पहले वाले मामले में थे, तो उस मामले का दोबारा से न्यायालय विचारण नहीं करेगा। और ऐसे विचारण को रोकने के लिए जो प्रीवियस जजमेंट है वो यहाँ पर रिलेवेंट माना गया है। ये हमारा सेक्शन 40 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 34 बताती है कि द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्ण निर्णय सुसंगत है। साथियों, इसके बाद एक सिद्धांत और भी है जो कहता है कि कोर्ट के निर्णय को सत्य माना जाना चाहिए। इस सिद्धांत का उद्देश्य है कि वादों की बहुलता को रोकना, विचारणों को समाप्त करना, बार बार एक ही वाद विषय के लिए न्यायालय में आकर न्यायालय को परेशान नहीं करना है। इसके बाद आता है हमारा सेक्शन 41 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 35 जो प्रोवेट संबंधी जो डिसीजन है और मैट्रिमोनियल डिसीजन है, एडमिरल्टी संबंधी जो डिसीजन है या इंसॉल्वेंसी कोर्ट के जो डिसीजंस हैं उनकी रिलेवेंसी के बारे में बताता है। इसमें जो डिसीजंस हैं, डिसीजन दो प्रकार के होते हैं मित्रों। एक होते हैं जजमेंट जिनको हम लोकलक्षी निर्णय कहते हैं, जजमेंट इन रेम, और एक होते हैं जजमेंट इन पर्सो रेम यानी व्यक्तिलक्षी निर्णय। लोकलक्षी निर्णय ऐसे निर्णय होते हैं जो संपूर्ण जगत के प्रति बाध्यकारी होते हैं। संपूर्ण जगत के लोग या व्यक्ति, चाहे वो उस मामले के पक्षकार हों या नहीं, उस निर्णय से बाध्य होते हैं। व्यक्तिलक्षी निर्णय वह निर्णय होते हैं जो केवल मामले के पक्षकारों को प्रभावित करते हैं। तो वर्तमान सेक्शन 35 और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 41 जो बताती है कि कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट, न्यायालय कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उसने प्रोवेट के संबंध में या मैट्रिमोनियल यानी विवाह संबंध में या नावधिकरण के विषय में यानी कि आपका एडमिरल्टी नौसेना वाले जो विषय होते हैं या दिवालिया संबंधी विषय में कोई डिसीजन दिया है, यानी इंसॉल्वेंसी के मामले में इंसॉल्वेंसी के लिए सक्षम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है। वो डिसीजन कैसा है? अंतिम है, फाइनल डिसीजन होना चाहिए या आदेश होना चाहिए या डिक्री होना चाहिए जो किसी व्यक्ति को कोई लीगल स्टेटस जिस डिसीजन के माध्यम से मिला है या जो उससे ले लिया गया है और जो यूनिवर्सली यानी सर्वतः, ना कि किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट किसी स्टेटस का हकदार उस व्यक्ति को घोषित करती है या किसी स्पेसिफिक चीज का हकदार उस व्यक्ति को घोषित करती है, तब सुसंगत है। जबकि किसी मामले में ऐसी विधिक हैसियत या किसी चीज पर ऐसे व्यक्ति का हक जो है वो सुसंगत है। कहने का मतलब ये है कि जब कभी किसी न्यायालय के सामने ऐसा मामला आता है कि कोई व्यक्ति फला चीज का हकदार है या नहीं या उसका फला स्टेटस है या नहीं, तो ऐसा कोई डिसीजन जो मैट्रिमोनियल मामलों में दिया गया है सक्षम न्यायालय ने, या प्रोवेट के संबंध में दिया गया है, या एडमिरल्टी के संबंध में दिया गया है, या दिवालिया विषयक किसी मामले में दिया गया है, तो ऐसा जजमेंट रिलेवेंट माना जाता है। क्योंकि इस प्रकार, और देखिए प्रांग न्याय का सिद्धांत है वो उन्हीं पक्षकारों को बाउंड करता है जो पहले मामले में थे, समान पक्षकार होने चाहिए। लेकिन इस प्रकार के जो डिसीजन, जो लोकलक्षी डिसीजन होते हैं, इसमें बाद वाले मामले में चाहे समान पक्षकार हों या नहीं, यह निर्णय उनको बाउंड करते हैं क्योंकि ये लोकलक्षी निर्णय है। क्योंकि अगर किसी को डिवोर्स की डिग्री दी गई है तो ये मैट्रिमोनियल मामलों में दिया गया डिसीजन है, तो उसका जो स्टेटस हुआ तलाकशुदा महिला का, वो संपूर्ण लोगों के प्रति बाध्यकारी हो जाता है। तो बाद वाले मामले में चाहे दोनों पक्षकार समान हो या नहीं, अगर ये विषय खड़ा होता है कि ये महिला जो है विवाहित थी या नहीं, तो जो तलाक की डिग्री है या इसका विवाह समाप्त हुआ या नहीं, ऐसा प्रश्न खड़ा होता है,
तो ऐसे मामले में दी गई तलाक की डिग्री जो है वो जजमेंट इन रेम की श्रेणी में आती है, इसलिए वह निर्णय यहाँ पर रिलेवेंट माना जाएगा। इसी प्रकार दिवालिया मामलों में कोई डिसीजन दिया गया है तो बाद वाले मामलों में चाहे पक्षकार समान हो या ना हो, यह डिसीजन वहाँ पर बाध्यकारी होगा और ऐसे आगे वाले मामले में के लिए ये निर्णय सुसंगत माना जाएगा। ऐसे निर्णय को पेश करके वो पक्षकार साबित कर सकता है कि भैया देखिए मुझे इस कोर्ट ने डिवोर्स सी घोषित किया हुआ है, या इस कोर्ट ने भाई प्रोबेट के संबंध में निर्णय दिया है, इस मामले का मुझे इस संपत्ति का, मेरे पिता की संपत्ति का हकदार घोषित किया है, या दिवालिया मामला कोई है उसमें कोई डिसीजन दिया गया है। तो ऐसे डिसीजन जजमेंट इन रेम प्रकृति के होते हैं, लोकलक्षी होते हैं, तो किसी और संपूर्ण जगत के लोग यूनिवर्सल डिसीजन होते हैं, सबके प्रति होती है ये हैसियत उनकी, तो सभी लोग इससे बाध्यकारी होते हैं। तो इनसे बाद वाले मामले में वो पक्षकार जो इस मामले को लेकर आए हैं वो पहले वाले डिसीजंस में भले ही पक्षकार ना हो लेकिन वो इससे बाउंड होते हैं। अब जो इन 4 दशाओं में दिए गए जो निर्णय हैं, यानी प्रोबेट संबंध रिलेटेड या एडमिरल्टी रिलेटेड या आपका इंसॉल्वेंसी रिलेटेड या फिर विवाह संबंधी जो डिसीजंस हैं, ऐसे डिसीजंस इन बातों का निश्चय सबूत हैं कि भाई वो फला व्यक्ति जो है वो ऐसे स्टेटस का हकदार है। इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है कि जो लीगल स्टेटस उसको दिया गया है वो लीगल स्टेटस उसको उस समय प्रोड्यूस हुआ था, उस समय मिला था जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री दी गई थी, एनफोर्स में आई थी, प्रभाव में आई थी। कोई विधिक हैसियत जिसके लिए किसी व्यक्ति को हकदार घोषित करती है उस समय प्रोड्यूस हुई, जो समय, जो टाइम उससे निर्णय डिक्री या आदेश में दिया गया है। कोई लीगल स्टेटस अगर किसी व्यक्ति से ले लिया गया है, यानी ये घोषित कर दिया गया है कि ये हैसियत ये व्यक्ति नहीं रखता है या ये हैसियत इसकी समाप्त हो गई है, तो वो हैसियत उस समय समाप्त हो गई जब उस आदेश डिक्री में घोषित किया गया है कि भैया इस समय से इसकी हैसियत ये समाप्त हो गई है। यदि वो आदेश डिक्री वगैरह जो है, आपका जजमेंट जो है वो ये घोषित करती है कि किसी चीज़ का ये व्यक्ति हकदार है या किसी चीज़ का ये व्यक्ति हकदार नहीं है, तो उस आदेश डिक्री में जो डिक्लेरेशन किया गया है, जो डेट दी गई है, वो माना जाएगा कि ऐसे समय पर वह व्यक्ति उस चीज़ का हकदार था या नहीं था। और ऐसी बातें जो ऐसे इन 4 प्रकार के जजमेंट में हैं वो इन बातों का कंक्लूसिव प्रूफ है, निश्चायक सबूत हैं कि वो हैसियत थी या हैसियत नहीं थी, फला समय उसको हैसियत मिली या फला समय उसकी हैसियत ले ली या फला समय वो उस चीज़ का हकदार था। तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है। और कंक्लूसिव प्रूफ के बारे में हम जानते हैं कि कंक्लूसिव प्रूफ एक ऐसा निश्चायक सबूत होता है जिसको अगर पेश कर दिया जाए तो उसका खंडन करने की कोर्ट परमिशन नहीं देता है। हम पुराने एविडेंस एक्ट के जो सेक्शन 112 आदि पढ़ते हैं कि मैरिटल स्टेटस के दौरान अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो उस दंपत्ति का जायज बेटा है, धर्मज पुत्र है। या विवाह के समाप्त होने के 280 दिन के पश्चात कोई बालक पैदा होता है, बच्चा पैदा होता है, तो वो उनका जायज पुत्र माना जाएगा। तो इस प्रकार के जो जजमेंट हैं तो उनमें अगर ऐसा बताया गया है तो ये कंक्लूसिव प्रूफ है और ऐसा कंक्लूसिव प्रूफ को खंडन करने की फिर कोर्ट परमिशन नहीं देगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम का धारा 36 है वो कहती है कि धारा 35 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव, जो हमारा पुराना एविडेंस एक्ट के सेक्शन 42 में हम पढ़ते थे वही धारा 36 में है। ये कहता है कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियां जो धारा 35 में दिए गए हैं उनसे अलग हैं, यानी वो प्रोबेट विषयक नहीं है, वो दिवालिया विषयक नहीं है, वो मैट्रिमोनियल विषयक नहीं, रिलेटेड नहीं है और एडमिरल्टी रिलेटेड नहीं है। इनसे अलग कोई जजमेंट हैं तो वे कब रिलेवेंट माने जाएंगे? वे तब
तब रिलेवेंट माने जाएंगे जब वो जांच में लोक प्रकृति की बातों से संबंधित है। लोक प्रकृति यानी जजमेंट एंड रेम टाइप के वो डिसीजन है, लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं। किंतु ऐसे जजमेंट, ऐसी डिक्रियां जो है उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं है जिनके बारे में उन जजमेंट में कथन किए गए हैं। देखिए, ऊपर जो 4 प्रकार के डिसीजंस दिए हैं सेक्शन 35 में, इनके अलावा अगर कोई जजमेंट है तो वो कैसे होने चाहिए? लोकलक्षी होने चाहिए। मान लीजिए किसी गांव में एक कुएं में सभी लोगों का पानी पीने का अधिकार है और मिस्टर ए एक केस लेकर आए क्योंकि मिस्टर बी ने उनको रोका था कि ये मेरा पर्सनल कुआं है, इसमें से कोई व्यक्ति पानी नहीं पिएगा। तो मिस्टर ए सभी गांव वासियों की ओर से एक केस लेकर आए थे कि भाई ये तो सरकारी कुआं है और गांव के सभी लोगों को उसमें पानी पीने का राइट है। ऐसे मामले में जो कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया कि नहीं भाई ये सरकारी कुआं है, सभी लोगों को उसमें पानी पीने का राइट है, तो ये जजमेंट इन रेम है, यानी लोकलक्षी निर्णय है। और लोकलक्षी निर्णय हर व्यक्ति को बाउंड करता है, यूनिवर्सली सबको बाउंड करता है। इस प्रकार का निर्णय मौजूद है तो बात के जो लोग पहले मामले में पक्षकार रहे हों या ना रहे हों, लेकिन ऐसे जजमेंट को पेश करके साबित किया जा सकता है कि कोर्ट ने भैया इसको सरकारी कुआं घोषित किया है और ये सभी लोग इस निर्णय से बाउंड हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो पूर्व के निर्णय होते हैं किन दशाओं में बाध्यकारी होते हैं बाद वाले पक्षकारों पर? या तो प्रांग न्याय का सिद्धांत के तहत हो, जब समान पक्षकार हों, तो फिर बाद वाले न्यायालय में उसको पेश कर सकते हैं और ऐसे मामले के ट्रायल से बाहर किया जा सकता है। या समान पक्षकार मान लीजिए नहीं है या समान है भी, तो सेक्शन जो आपका 35 है उसमें वो 4 प्रकार के जो विषय दिए गए हैं, प्रोबेट रिलेटेड, एडमिरल्टी रिलेटेड, इंसॉल्वेंसी रिलेटेड एवं आपका व्यवहार रिलेटेड। तो इस प्रकार के जो कि लोकलक्षी निर्णय होते हैं, पब्लिक उनसे बाउंड होती है। और मान लीजिए सेक्शन 35 में 4 प्रकार की दशाएं दी हैं, उन दशाओं में वो नहीं आता है, इनसे 35 के अलावा अन्य कोई डिसीजंस हैं, तो वो केवल तभी बाउंड करेंगे पक्षकारों को जब वो लोक प्रकृति की बातों से संबंधित होंगे, यानी जजमेंट इन रेम के टाइप के होंगे, तो वे रिलेवेंट माने जाएंगे। लेकिन हाँ, वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। न्यायालय कह उसमें एविडेंस ले सकता है, हो सकता है कि बाद में वही सरकारी कुआं ना रहा हो, पेश कीजिए आप एविडेंस, तो कोर्ट एविडेंस मांग सकता है, उसको कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मानेगा। अब सेक्शन 37 हम पढ़ते हैं कि 34, 35, 36 जो हम ऊपर जो सेक्शन पढ़ के आए, इनमें दिए गए डिसीजन से अलग कोई डिसीजन है तो वो कब रिलेवेंट माना जाएगा। तो ये जो ऊपर जो सेक्शन हमने पढ़े 33, 34, 35 और 36, इनसे अलग कोई निर्णय, डिक्री या आदेश हैं तो वे इररिलेवेंट माने जाएंगे जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश, डिक्री जो हैं उनका एग्जिस्टेंस या तो स्वयं विवाद्यक तथ्य ना हो या वह इस अधिनियम के किसी अन्य प्रोविजन के अंतर्गत रिलेवेंट ना हो। यानी 34 से लेके 36 तक में दिए गए डिसीजन तो रिलेवेंट हैं, लेकिन इनके अलावा अन्य जजमेंट जो होते हैं वो रिलेवेंट माने जाते हैं। वो केवल 2 दशाओं में रिलेवेंट हो सकते हैं, या तो भैया जो फैक्ट इन इशू है, जो झगड़े का प्रश्न जो न्यायालय ने निर्धारण किया है, जिसको न्यायालय को डिसाइड करना है जिस प्रश्न को, वो प्रश्न ही यह है कि भाई इस आदेश, निर्णय या डिग्री का अस्तित्व ही नहीं है, ये गलत है, फर्जी है, झूठी है, तो कोर्ट में वो निर्णय फिर रिलेवेंट हो जाएगा, उसको पेश करके साबित कर सकते हैं कि ये सही है, या वह किसी इस एक्ट के अन्य एक्ट के तहत सुसंगत हो। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जो हमारा सेक्शन 38 जो आता है वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का, वह पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 44 में दिया गया था कि ठीक है भाई, आपके प्रांग न्याय का सिद्धांत है, ठीक है भाई, आपके जो सेक्शन 35 में जो 4 दशाएं दी गई हैं, एडमिरल्टी, प्रोबेट, इंसॉल्वेंसी आदि आदि, ठीक है भाई, सेक्शन 36 में जो दशा दी गई है लोकलक्षी बातों से संबंधित हो सकता है, वो सब निर्णय ठीक है, अपनी जगह रिलेवेंट हैं। लेकिन
प्रांग न्याय का सिद्धांत वहाँ लागू नहीं होगा यदि पहला निर्णय कपट के माध्यम से प्राप्त किया गया था। प्रांग न्याय आदि के सिद्धांत लागू नहीं होंगे कि पहला जो निर्णय दिया गया है वो देने के लिए न्यायालय कॉम्पिटेंट नहीं था। कहने का मतलब जो है 34, 35 या 36 के डिसीजंस की जो रिलेवेंसी बताई गई है और जो उनका प्रभाव बताया गया है उसके प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है, उनको इरेलेवेंट बताया जा सकता है, यह साबित करके कि पहले जो पक्षकार थे उन्होंने कपट करके ये डिसीजन हासिल किया था, या पहले के जो न्यायालय थे वो इनकॉम्पिटेंट थे, सक्षम नहीं थे, न्यायालय यह ऐसा डिसीजन देने में सक्षम ही नहीं था कोर्ट। और यह भी साबित किया जा सकता है कि जो दोनों जो पक्षकार थे पहले वाले मामले में उनने आपस में कल्यूजन कर लिया था, यानी कि उनमें दुर्वी संधि कर ली थी, आपस में मिल गए थे वो लोग, षड्यंत्र करके इन लोगों ने ऐसा डिसीजन प्राप्त किया था। ये तीन जो चीज़ें हैं इनको हम साबित कर सकते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें ताकि इसी प्रकार से अन्य वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।